हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 7 फरवरी 2026 में हुआ था, अभी इसी साल। ये कौन सा वाला पेपर है जिसमें बच्चों ने हिंदी को एज अ लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया था। कल एक क्लास में लाऊंगी, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी को जिसमें बच्चों ने एज अ लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हिंदी का क्या रहता है कि आपको 15 नंबर के 2 रीडिंग, टोटल 15 मार्क्स का 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है चेक करने के लिए होता है। तो उससे सारे क्वेश्चन रहते हैं आपके, 1 2 3 क्वेश्चन ग्रामर के, बेसिकली व्याकरण के होते हैं। बाकी के 15 नंबर आपके किसकी, पेडागोजी से आते हैं, आपके शिक्षण शास्त्र जो है। ठीक है, तो हम पहले उसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ऑलराइट, सो लेट्स, ये भी हमारा दूसरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश है वो है, और हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से 136 नंबर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतक्रिया करते हैं, इस भाषा शैली को क्या कहेंगे। जीवन के वास्तविक उद्देश्यों के लिए भाषा, भाषा प्रयुक्ति, संज्ञानात्मक, अकादमिक, भाषाई निपुणता, फिर बुनियादी अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। तो इसको बोला जाता है संज्ञानात्मक, अकादमिक, भाषाई निपुणता, जिसको क्या बोला जाता है, काल्प, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CALP। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सारे क्षेत्रों में आप भाषा का यूज़ करते हो, उसको बोला जाता है संज्ञानात्मक, अकादमिक, भाषाई निपुणता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है। एक तो आपका 2 प्रकार का होता है ये अधिगम के लिए आकलन, मतलब इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग, और एक होता है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब अधिगम का आकलन सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने और उन्हें अगली कक्षा में भेजने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे वर्ष के अंत में, मतलब इवैल्यूएशन हो रहा है, आकलन हो रहा है, कब हो रहा है, वर्ष के अंत में हो रहा है। तो ये आपका अधिगम के लिए आकलन नहीं हो रहा है, अधिगम का आकलन हो रहा है, कि आप अधिगम का आकलन कर रहे हो, उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो कि लर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन मतलब कि आप कितनी लर्निंग हुई है ये जानते हो, तो आप अंत में नहीं जानते हो, आप ड्यूरिंग द प्रोसेस, आप प्रक्रिया के दौरान पता करते हो कि आपका अधिगम कितना हुआ है बच्चे का। ठीक है, तो एक तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, एक अवस्था विशेष में शिक्षार्थियों की उपलब्धि को निदानात्मक रूप से राज्य के द्वारा किया जाने वाला आकलन, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि निदानात्मक के रूप में फिर से ये उपलब्धि, यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, उपलब्धि के लिए आप एवेल्युएशन कर रहे हो, आकलन कर रहे हो, तो ये गलत हो गया। थर्ड आप देखो, प्रत्येक टर्म के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकल्पित आकलन, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दिया हुआ टर्म के अंत में, आप टर्म के लास्ट में कर रहे हो आकलन, तो ये गलत हो गया। नंबर 4 देखिए, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण करने और उसमें सुधार लाने के लिए की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जा रहा है, विद्यार्थियों की प्रगति का पर्यवेक्षण, आप देख रहे हो कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन है, इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है। क्या दिया हुआ है, नियमों के बारे में ज्ञान, उनका वर्णन करना और सीमित अभ्यास में उनका प्रयोग करना। आप नियमों का आपको पता है, आप उसका वर्णन भी कर लेते हो, लेकिन आपको जो यूज करते हो क्या करते हो, लिमिटेड
प्रैक्टिस में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका नंबर 3 घोषणात्मक ज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है कि आप उसका लिमिटेड यूज़ कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली घोषणात्मक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज करो आपने कोई ग्रामर का रूल पढ़ा, अब आपने पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है, अगर कोई पूछेगा तो आप किसी के सामने उसको बता सकते हो, लेकिन आप उसका इतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते, आप लिमिटेड आप वे में उसका यूज कर सकते हो, उसको बोला जाता है घोषणात्मक ज्ञान। नॉलेज आपका कैसा है? घोषणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? एक संक्षिप्त पाठ्य वस्तु के छोटे 2 खंड या प्रत्येक एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़ों में दी जाती है। प्रत्येक शिक्षार्थी ने इसे अपने साथी को पढ़कर सुनाना है, डिटेक्ट करना है, बेसिकली दूसरे ने लिखना है। मतलब एक जो आपका शिक्षार्थी है, स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? लिख रहा है। फिर इस प्रक्रिया को विपरीतकरण होता है, मतलब कि जो व्यक्ति सुन रहा है अब वो लिखेगा और जो लिख रहा है वो बोलेगा, है ना। अंतिम स्वरूप देने के लिए दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा? अनुच्छेद श्रुतलेख, पारस्परिक श्रुतलेख, व्याकरण श्रुतलेख या फिर प्रतिलेखन मतलब ट्रांसक्रिएशन। तो इसको आपको बोला जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? म्यूचुअल डिक्टेशन। पारस्परिक श्रुतलेख, दोनों आपस में मिलजुल के श्रुतलेख कर रहे हैं, फिर डिक्टेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? इसको नियम उन्मुखी भाषा निवेश को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? रूल ओरिएंटेड इनपुट। तो इससे क्या आपका तात्पर्य होता है? शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग, वे निवेश जो सूचनाओं पर बल देते हैं। लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता, भाषा सीखने के लिए निवेश का अर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2, ऐसे निवेश जो कि सूचनाएं इन्फॉर्मेशन पे जोर देते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन को इनपुट के रूप में देते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? नियम उन्मुखी भाषा निवेश। ठीक है, नंबर 141 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उत्पादक शब्द संपदा क्या है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी मतलब ऐसी वोकैबुलरी, ऐसी भाषा शब्द संपदा जिसको आप ना कि सिर्फ आप जानते हो बल्कि आप लिखने में भी यूज कर सकते हो, बोलने में भी यूज कर सकते हो। देखो जैसे आपने वोकैबुलरी या फिर आपको शब्द पता होंगे, तो आप मान लो इंग्लिश के वर्ड्स हम लेते हैं, वोकैबुलरी लेते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आपको पता है, जैसे फिलांथ्रोपिस्ट हो गया, बहुत सारे वर्ड हो गए जिनका आपको मीनिंग पता है। आप पढ़ोगे अगर किसी बुक में पेज में तो आप जान जाओगे कि इसका मतलब क्या है, आप सुनोगे तो जान जाओगे इसका मतलब क्या है, लेकिन जब आप डे टू डे में बोलते हो या फिर लिखते हो तो आपको वो वर्ड ध्यान नहीं आते हैं, है ना, तो वो इसमें नहीं आते। प्रोडक्टिव वोकैबुलरी मतलब ऐसे वर्ड जिनको आप सुनते हो तो जान जाते हो, लिखते हो तो आप लिखने में यूज़ करते हो, बेसिकली बोलने में यूज़ करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहलाती है। उत्पादक शब्द संपदा कहते हैं उसे। ठीक है, तो वे शब्द जिन्हें हम सुनने पर पहचान पाते हैं, सुन के पहचान लेते हैं, नहीं वो तो है मगर हम अपना किसमें कम्युनिकेशन में यूज़ कर पा रहे हैं ऐसे वर्ड्स। वे शब्द जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, ये भी गलत। वे शब्द जिनका हम सुनने के दौरान कभी कभी प्रत्यास्मरण करते हैं, नहीं। वे शब्द जिन्हें प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, बेसिकली आप कम्युनिकेशन में ऐसे शब्दों को यूज़ कर पाते हो, तो हमारी क्या होती है? वो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी होते हैं या फिर उत्पादक शब्द संपदा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, मतलब वो संध्या पहले से उसको कुछ चाहिए, कोई वो टेक्स्ट पढ़ रही है, पैराग्राफ पढ़ रही है, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए, तो वो क्या कर रही है? समीक्षा कर रही है, सरसरी तौर पर पठन, स्किमिंग, स्कैनिंग या फिर सरसरी दृष्टि, इसको क्या बोलते हैं? बारीकी से पठन। वो स्कैनिंग कर रही है, क्या कर रही है? स्कैनिंग कर रही है। स्कैनिंग कब करते हो? जब आपको एक पैराग्राफ से आपको पहले से पता है इसमें बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन है, आपको पर्टिकुलर कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें से ढूंढ कर निकालनी है, तब आप स्कैनिंग करते हो। तो वो क्या कर रही है, उसको मशीन के बारे में जानकारी चाहिए, तो क्या कर रही है, स्कैनिंग कर रही है। स्किमिंग क्या हो जाती है कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको चाहिए एक जर्नल व्यू कि बेसिकली ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, तब आप स्किमिंग करते हो। सरसरी तौर पर आप तब पठन करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, बारीकी से पठन या फिर स्कैनिंग जिसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा सही है। तो भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, और भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग। तो इसके बारे में कौन सा सही है हमें बताना है। भाषा केवल मनुष्य की अनूठी विशेषता है और केवल मनुष्य ही भाषा बोल सकता है, कि केवल और केवल लैंग्वेज इंसान बोल सकता है, नहीं, बाकी जानवरों की भी लैंग्वेज होती है। हालांकि वो वर्ड भले नहीं यूज करते, बट उनके बहुत सारे साइंस होते हैं, है ना, साइन यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे साउंड्स वो निकालते हैं, तो वो भी तो उनकी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये गलत हो गया। भाषा संकाय गंभीर अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से बच्चों को भाषा उत्पन्न करने का गुण प्रदान करती है। नहीं, आप एक 2 साल के बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाते हो जिससे कि वो भाषा सीख जाता है, वो अपने आप सीखता है भाषा, वो सुन के इमिटेट करके अपने आप सीख जाता है, वो वातावरण से भाषा को ले लेता है ना, तो आप उसको ड्रिल नहीं करवाते हो। भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु भाषा संकाय बच्चों की स्थायी निधि है। बिल्कुल सही, यही बात हमारे बहुत सारे जो भाषाविद हैं वो कहते हैं कि भाषा अर्जन एक स्थायी निधि की बच्चों में पहले से ही वो डिवाइस उत्पन्न है, मतलब अपने जन्मजात से हमारे अंदर है कि हम भाषा को सीख सकते हैं। बस वो क्या होता है, इन्वायरमेंटल के हिसाब से जैसे जैसे टाइम टू टाइम वो क्या होता है, अनफोल्ड होता चला जाता है। ये हमारे पास जो आप क्या बोलोगे, जो कि हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन करने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर पहले से ही है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड हो जाती है, बट वो हमारे पास पहले से ही रहती है। तो भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु भाषा संकाय बच्चों की स्थायी निधि है, उन्हें संपन्न बनाती है। तो 4 सही है, 3rd सही है। 4th में क्या दिया हुआ है, यह अभिभावकों सहपाठियों और बच्चों के नज़दीक रहने वालों के प्रयास हैं और साथ साथ भाषा अर्जन के लिए उत्तरदायी परिवेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है। आपको बताना इनमें से कौन सी बॉटम अप श्रवण गतिविधि है। सारांशीकरण, समग्र संदेश का श्रवण और पृष्ठभूमि संबंधी ज्ञान का प्रयोग करना, किसी के द्वारा सुनते समय गड़मड़ जलमड़ शब्दों को वाक्यों में पुनः व्यवस्थित करना, कविता गाना, तुरंता, एक्सटम्पोर, व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चाएं, श्रुतलेख, क्लोज श्रवण, बहु वैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बॉटम अप श्रवण गतिविधि क्या होती है, श्रुतिलेख, क्लोज श्रवण, बहुकल्पित प्रश्नों का प्रयोग, ये सब किस में आता है, बॉटम अप श्रवण गतिविधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शिक्षार्थी जो हैं विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। तो मदर टंग की बात हो रही है कि स्टार्टिंग मदर टंग से करते हैं, फिर दूसरी भाषाएं वो सीखते हैं। शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे। लैंग्वेज इन एजुकेशन में से क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्वलिज्म इसे बोला जाता है, जो कि मदर टंग से बेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे। सो काव्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पोयम जो बेसिकली होता है, ठीक है। आपका पोयम को हिंदी में काव्य बोला जाता है। तो इसका आप एजुकेशन लर्निंग में नहीं अनुशंसा नहीं करेंगे, मतलब प्रयोग नहीं करेंगे। काव्य भाषा के लिए काव्य भाषा के साथ कार्य करने के लिए है, लैंग्वेज के लिए साथ आप पोएट्री का यूज़ कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। काव्य आनंद के लिए है, आप एंजॉय करने के लिए पोएम पढ़ते हो। काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए, क्या आप काव्य से पोएम से आप ग्रामर सिखाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोएम में काव्य जो कविताएं होती हैं उसमें तो
व्याकरण का आप देखते हो कहीं कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। कवि जो होते हैं, हमारे पोएट जो होते हैं, वो व्याकरण देख के कविताएं नहीं लिखते हैं, तो आप उसका व्याकरण में अनुसरण नहीं करते हो। नेक्स्ट है काव्य शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता का अभ्यास करने के लिए है। कल्पनाशीलता, हाँ ये भी सही था, तो गलत हमें बताना था। अनुशंसा नहीं करते तो हम व्याकरण सीखने में काव्य का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि निगेटिव पूछा हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है, इस प्रकार के लेखन को क्या कहा जाएगा। अपने सहपाठी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, विचार बिंदु नोट करो और एक ऐसा लेखा तैयार करो जिसमें इस विषय का पक्ष और विपक्ष के लिए 2-2 तर्क हो। तो बेसिकली एक 8वीं क्लास का जो टीचर है अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता है कि अपने जो पीयर्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आपको क्या करनी है, मानस मंथन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, और अपने अपने क्या करना है, टॉपिक्स से रिलेटेड अपने अपने विचार उसमें प्रकट करने हैं, और हर एक आपको उसके पक्ष में भी बोलना है 2 तर्क और विपक्ष में भी 2 तर्क बोलना है टॉपिक के। टॉपिक क्या है, विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्य पुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है, कि विद्यार्थियों को मुद्रित मतलब जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो सब देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है लेखन, व्याख्यात्मक लेखन है, विमर्शात्मक लेखन है, वर्णनात्मक लेखन है, या फिर निज लेखन है। तो ये आपका कैसा है, विमर्शात्मक लेखन है। कैसा है, विमर्शात्मक लेखन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। व्याख्यात्मक लेखन कैसा होता है, जब आप व्याख्या कर रहे हो, ठीक है। वर्णनात्मक किसी आपने कोई अगर घटना घटी, किसी भी रचना के आप वर्णन कर रहे हो तो वो वर्णनात्मक हो जाएगा। निज लेखन मतलब पर्सनल। यहाँ पे आप विमर्शात्मक लेखन कर रहे हो कि आप तर्क में भी 2 बातें बोल रहे हो और उसके विपक्ष में भी 2 बातें बोल रहे हो, है ना। पक्ष और विपक्ष दोनों में 2-2 तर्क दे रहे हो, तो ये आपका विमर्शात्मक लेखन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य में क्या शामिल है। शिक्षार्थियों को एक होटल की भोजन तालिका मतलब मेनू कार्ड दिया जाता है। उन्हें 1800 की राशि के अंतर्गत 4 लोगों के लिए भोजन के लिए कहना है, कि 1800 में उन्हें 4 लोगों का खाना मेनू कार्ड से ऑर्डर करना है। एक शाकाहारी है, एक आपका वेजिटेरियन है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है। उन्हें इसमें से 70 रुपये वापसी यात्रा के लिए भी रखने हैं। जो ये 1800 रुपये हैं, तो 4 लोगों के लिए खाना मंगाना है। उनमें से एक बंदा है जो वेजिटेरियन है और दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, और 70 रुपये ऑटो के किराए के लिए भी रखना है ताकि वो वापस जा सके। शिक्षार्थी भोजन संबंधी अपनी प्राथमिकताएं और वापसी यात्रा हेतु रखी जाने वाली की राशि के बारे में बातें कर रहे हैं, कि शिक्षार्थी जो हैं क्या बात कर रहे हैं लर्नर्स की उन्हें कौन सा खाना ऑर्डर करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है ना, कि कोई वेजिटेरियन है, किसी को मशरूम से एलर्जी है और उन्हें वापस जाना है तो पैसे भी बचाने हैं, तो विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसमें क्या शामिल है, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग भाषा, संज्ञानात्मक युक्तियाँ, प्रस्तुति, अभ्यास, उत्पाद भाषा, या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो इसमें आपका उच्च स्तरीय चिंतन कौशल शामिल है। क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HOTS, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं, मूल्यांकन भी कर रहे हैं, सृजन भी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल है। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसको HOTS बोला जाता है बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है, कि जो पेडागॉजी आपकी यूज़ होती है लैंग्वेज की, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या है, अध्यापक को शिक्षण शास्त्र स्वीकार करने के समर्थ बनाने हेतु सामग्री को शिक्षण शास्त्र में शामिल करना। तो आपका यही सही हो जाएगा कि बेसिकली अध्यापक जो टीचर को है वो स्वीकार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु सामग्री को वो पेडागॉजी के बेसिकली एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अर्थ की खोज है। बेसिकली अधिगम मतलब लर्निंग, अर्थ मतलब मीनिंग। तो लर्निंग इज फॉर किसके लिए, मीनिंग के लिए। तो
लिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार की अनुशंसा कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है? तो ये बेसिकली फिलॉसफी कौन सी होती है जिसमें जो आपका स्टूडेंट है वो एक्टिव पार्टिसिपेट करके नॉलेज को गेन कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको रचनावाद बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रचनावाद, जिसको इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो हमारे गद्यांश दिए हुए थे, अब हम उनको समझते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा जो गद्यांश है, तो बेसिकली गद्यांश को करने का तरीके कौन कौन से होते हैं? गद्यांश को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका होता है जिसमें आप जाओ पहले क्वेश्चंस को देख लो, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक नज़र क्वेश्चन को देख लो, फिर आप कीवर्ड पकड़ो। जैसे अध्ययन एक नए क्षतिश का उद्घाटन है, तो आप अध्ययन ढूंढो और उससे रिलेटेड जाकर टिक करो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, पहले गद्यांश जो दिया हुआ है उसको पढ़ लो, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करो। तो मैं किसको प्रेफर करूँगी, आप अपने हिसाब से चुनिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं तो प्रेफर करती हूँ नंबर 2 को। पहले मैं एक सरसरी नज़र से मैं एक बार देख लूँगी गद्यांश को क्या है, फिर मैं क्वेश्चन पे जाऊँगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन को जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। हाँ, आप ऐसे क्वेश्चंस को जाके बिल्कुल कर सकते हो वोकैबुलरी वाले। जैसे पूछ रहा है जागृति का विलोम है, अब इसका जागृति का विलोम आपको बताना है, तो उसके लिए आपको गद्यांश से कोई मतलब नहीं, उसका आप यहीं पे दे दोगे। जैसे जागृति मतलब जागने से रिलेटेड है, हमें इतना पता चल रहा है। तो सीमित को क्या होगा, लिमिटेड सेंस दे रहा है ना, सीमित। सृष्टि भी सृष्टि है। सुसुप्ति का मतलब होता है सोया हुआ, तो इसका जागृति का जागना, तो सुसुप्ति का सोया हुआ, तो इसका जो गहरी नींद या फिर सुप्तावस्था आप बोल दोगे, तो जागृति का विलोम क्या हो जाएगा, नंबर 3। उसके लिए हमें गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप गद्यांश में अपना समय न बर्बाद करके आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे, ताकि आपका जो 1-2 नंबर जो भी आपसे बनेगा, जो भी वोकैबुलरी आई हुई होगी, तो वो आपसे आसानी से बन जाएगी बिना गद्यांश के पढ़े भी। तो जैसे अगला पूछ रहा है समृद्धि का अर्थ है, तो अब समृद्धि का क्या अर्थ है, सम्यक, संपन्नता, समधा या फिर सामग्री, सामग्री, सम्राज्ञी बेसिकली जो बोला जाता है ना महारानियों को, सम्राज्ञी। तो आपका हो जाएगा नंबर 2 संपन्नता। तो समृद्धि का अर्थ क्या है, संपन्नता। ठीक है, तो हमने इसके लिए हमें गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वोकैबुलरी तो हमने ऐसे ही दे दी। अब हम पढ़ते हैं गद्यांश, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, सो अध्ययन शब्द का सामान्य अर्थ है पढ़ना, और इसका विशिष्ट अर्थ है पढ़ने के साथ गुनना, अर्थात हम जो कुछ पढ़ते हैं उस पर गहराई से चिंतन मनन करना। यहाँ पे क्या बोला है, विशिष्ट अर्थ बोला हुआ है कि पढ़ने का, कि सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देना, उसे गुनना है। और गुनने का मतलब क्या बोला गया है कि चिंतन मनन करना। अध्ययन के द्वारा अपनी रुचियों को विस्तृत, जागृत और परिष्कृत किया जा सकता है, और तरह तरह के विषयों का ज्ञान सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। अंधविश्वासों और गलत धारणाओं को मिटाया जा सकता है। आत्मिक शांति का भी लाभ पाया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, अध्ययन के द्वारा हम अपनी रुचियों को, मतलब अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, परिष्कृत किया जा सकता है, हमें विभिन्न विषयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हुआ जा सकता है। अंधविश्वास से हम बाहर आ सकते हैं, गलत धारणाओं को मिटाया जा सकता है, और आत्मिक शांति का भी लाभ उठाया जा सकता है। फिर अध्ययन का तात्पर्य पुस्तक में छपी सूचना पढ़कर याद कर लेना नहीं है। अध्ययन के लिए असीमित विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्षेत्र दिए होंगे। ठीक है, आपको एक एक नहीं पढ़ना है, बस माइंड में रखना है कि विषय क्षेत्र दिए हुए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो हम आके चेक कर लेंगे। अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि अध्ययन मनन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। ठीक है, हमने एक जनरल व्यू ले लिया, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। अध्ययन एक नए क्षितिज का उद्घाटन किया है। अध्ययन ने एक नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, हमने यहीं पे पढ़ा था, ये लिखा हुआ है, अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है। वाक्य से आशय, इसका आशय हमें बताना है। अध्ययन से अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। अध्ययन से विकास का नया क्षेत्र सामने आया है। अध्ययन कल्पनाशीलता को पुष्ट करता है। नई नई पुस्तकों का विमोचन होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि अध्ययन ने नए क्षेत्र का उद्घाटन किया है, मतलब अध्ययन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो गए हैं, है ना। हमें यही पढ़ के समझ में आया। नेक्स्ट हमने 2 क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे। फिर अगला है पढ़ने के साथ गुनने का
क्या तात्पर्य है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना फर्स्ट सेकंड लाइन में ही कि गुणना मतलब कि आप उस पर चिंतन मनन कर रहे हो। तो आप देखो कौन ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कि पढ़े गए पर चिंतन मनन करना, तो यही हमारा सही हो जाएगा। पढ़े पर वक्तव्य तैयार करना नहीं, पढ़कर पुनर्लेखन करना नहीं, पढ़कर याद करना नहीं, इन सब का मतलब ये नहीं दिया हुआ था। पढ़ने के साथ गुणना मतलब चिंतन मनन करना जो आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है। अंधविश्वासों का अधिग्रहण नहीं, ये तो बोला था कि ये दूर हो जाता है, कम हो जाता है। कार्यों का निरीक्षण नहीं, रुचियों का विस्तार लिखा हुआ था कि हम अपने रुचियों का विस्तार कर सकते हैं अध्ययन के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। ये लिखा हुआ था वहाँ पे। यह भाव गद्यांश की किस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। बेसिकली ये लिखा हुआ नहीं था, ऐसा आपको किस पंक्ति को पढ़ के लगा कि ये लिखा हुआ। अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं। आत्मिक शांति का लाभ पाया जा सकता है, ये नहीं। आत्मिक शांति का लाभ पाया जा सकता है मतलब मन में शांति मिल सकती है ना, तो ये तो नहीं होगा। अध्ययन का सामान्य अर्थ है पढ़ना, इससे भी ये नहीं मतलब निकलता। अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है, यही लग रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। अध्ययन के लिए असीमित विषय क्षेत्र नहीं, अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। वही फिर क्षेत्र बता दिए गए हैं कि अध्ययन से विकास का क्षेत्र भी आप इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उन्नति में, प्रगति में। तो नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 126 का क्या हो जाएगा, नंबर 3। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में अध्ययन के लिए किस विषय का उल्लेख नहीं है। अब जहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ये दिए हुए हैं। क्या था, कौन कौन से विषय क्षेत्र था। साहित्य दिया हुआ है, संगीत दिया हुआ है, विज्ञान, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, है ना। यहाँ पे साहित्य था, दर्शन था, विज्ञान था, इतिहास नहीं था। हमें क्या बताना था, जो नहीं उल्लेख है, तो इतिहास का कहीं उल्लेख नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उपसर्ग की दृष्टि से समालोचना का विग्रह है। अब आपको ये व्याकरण का देखो, ये अभी तक हमने पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, और कहीं पे नहीं आया। तो आपको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको ग्रामर में अपना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गिने चुने 2 महीने बचे हैं, राइट। उसमें आपको ग्रामर में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो समालोचना का विग्रह क्या होगा, सम और आ, फिर लोचन। तो ये क्या हो जाएगा, सम आलोचना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन। अब क्वेश्चन नहीं, बेसिकली हमारा नया गद्यांश है। उस गद्यांश में कितने क्वेश्चन थे, बेसिकली 8 क्वेश्चन थे। अब इसमें हमारे ख्याल से 6 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल आपको 15 नंबर का आता है। पेडागोजी से 15 नंबर के आते हैं और 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, विज्ञापन का सामान्य अर्थ किसी प्रकार की नई सूचना को जन जन तक पहुंचाना है। सिंपल सी लाइन है कि विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है कि इन्फॉर्मेशन को हर एक पीपल तक पहुंचाना। यह सूचना सरकार द्वारा दी जाने वाली घोषणाएं भी हो सकती हैं या फिर किसी नवशोषित, शोधित, उत्पादित या निर्मित वस्तु के प्रचार से भी संबंधित हो सकती है। कि जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट करी हो, या फिर कोई नए जैसे खोज होती रहती है, नए नए आपके चीज़ें बनती रहती हैं ना, तो उससे रिलेटेड हो सकती है। सामान्य विशेष सभी तक विज्ञापित करने का काम प्राचीन काल में भी होता था। कि सामान्य मतलब नॉर्मल पीपल, विशेष मतलब विशिष्ट लोग, है ना, तो उनको पास प्राचीन समय में भी विज्ञापन मतलब पहुंचाए जाते थे। आज के युग में तो इसकी अनिवार्यता बढ़ती ही जा रही है। ढिंढोरा पीटना, मुनादी करना, ये सब विज्ञापन के ही रूप थे। ये प्राचीन काल की बातें बोल रही हैं कि ढिंढोरा पीट के, मुनादी करके विज्ञापन किया जाता था। पुस्तकों के प्रकाशन व रेडियो के आविष्कार के साथ विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आई है। सभी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, नौकरी, उपलब्धि, यहाँ तक कि वर वधू की खोज, यह भी विज्ञापन के क्षेत्र में आ गए हैं। यह कला के साथ साथ एक व्यवसाय भी बन गया है। पत्र पत्रिका, रेडियो, टीवी, फिल्में, ये सब विज्ञापन के सशक्त साधन हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने एक ओवरव्यू, बेसिकली आपको स्किमिंग करनी होती है, जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लो गद्यांश का या फिर इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पढ़ो, फिर जो आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से आओ, देखो और आंसर दो।
तो क्या है, प्राचीन काल में विज्ञापन का एक स्वरूप था। प्राचीन काल में विज्ञापन का क्या स्वरूप था? प्राचीन काल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ढिंडोरा पीटना, मुनादी करना, ये सब विज्ञापन के रूप थे। अब कैसे पता चला, देखो यहाँ पे प्राचीन काल बोला है कि प्राचीन काल में ही होता था, यहाँ पे था यूज हो रहा है, बाकी हर जगह हा यूज हो रहा है, मतलब ये प्राचीन की बात हो रही है। रेडियो द्वारा विज्ञापन, ये तो अभी शुरू हुआ है। पत्र पत्रिकाओं नहीं। मुनादी द्वारा विज्ञापन करवाना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मुनादी मतलब सार्वजनिक, जो आपकी घोषणा के द्वारा आप बेसिकली जैसे ढिंडोरा पीट के या फिर सार्वजनिक घोषणा करवा के जैसे राजा करवाते थे अपने प्रजा में, उन सब की बातें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में विज्ञापन के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पत्र पत्रिका, रेडियो, टीवी, फिल्में, इन सब का लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, टीवी है, भित्ति लेखन नहीं है, मतलब दीवार में लिख के नहीं इसका जिक्र किया गया है। रेडियो था, पत्र पत्रिका था, तो आपको नहीं बताना है कि किसका उल्लेख नहीं किया गया, किसको मेंशन नहीं किया है, तो भित्ति लेखन को नहीं मेंशन किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है? केवल विशिष्ट लोगों को संदेश देना, केवल सामान्य लोगों को जानकारी देना, सभी लोगों को भ्रमित करना, या फिर लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना। तो विज्ञापन का मतलब क्या होगा कि जर्नल सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। लिखा हुआ था ना, चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो, सब तक इन्फॉर्मेशन भेजना ही विज्ञापन का अर्थ है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? इनमें से कौन सी बात सही है गद्यांश के अनुसार? यह कला भी है और एक व्यवसाय भी। ठीक, आगे विज्ञापन की आवश्यकता घटती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है। सांस्कृतिक आयोजन विज्ञापन की दुनिया से अछूते हैं, नहीं, तो शामिल है। विज्ञापन एक आधुनिक कला नहीं, प्राचीन काल में भी। तो कौन सा सही है? यह एक कला भी है और एक व्यवसाय भी है। लिखा हुआ था ना कि अब ये बिजनेस बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है? अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको ग्रामर आ गया है। तो प्रत्यय मतलब निर्मित, आप देखोगे तो कितने कैसे बना हुआ है, निर्म प्लस इत। शोधित देखोगे तो कैसे बना हुआ है, शोध, एक सेकंड, शोध, शोभ प्लस इत। उत्पादित कैसे बना हुआ है, उत्पाद प्लस इत। और जबकि ललित आपका है तो ये दो शब्दों से मिलकर नहीं बना है, ये मूल शब्द ही है। तो हमें भिन्न बताना था, तो भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सब में लास्ट में इत प्रत्यय लगा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम, आपको बेसिकली अपोजिट बताना है किसका, प्राचीन का। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना, पुरातन, है ना। तो आपको ऐसा जवाब देना होगा जिसका मतलब होता है नया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है, क्योंकि लिखा हुआ है नवीन। देखो, अधीन मतलब तो किसी के अंडर में होना है ना, भविष्य मतलब आपको पता फ्यूचर, परंपरागत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आई, वाक्य से आशय क्या है? विज्ञापन से लोगों की जानकारी नहीं पहुंच रही है, नहीं भाई, बहुत पहुंच रही है। विज्ञापन का विषय क्षेत्र घट रहा है, नहीं, इंक्रीज हो रहा है। विज्ञापन की सार्थकता बढ़ गई है, हाँ, उपयोगी तो हो गया। विज्ञापन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अब आपको इन दोनों में से जो ज़्यादा सही है वो लेना है। तो विज्ञापन के क्षेत्र में क्रांति आई है, मतलब कि चेंजेस, बड़े बदलाव बहुत सारे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विज्ञापन के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। मैं कल जो क्लास लूँगी उसमें मैं जो आपका पेपर में जो बच्चों ने लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट की थी, हम उसे करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है कि जिसमें बच्चों ने भाषा 2 के लिए हिंदी का सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अभी ये जो आपका 7 फरवरी 2026 में हुआ था वही वाला क्वेश्चन पेपर है। सो कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।